क्लास की शुरुआत करते हैं उससे पहले आपको इतना बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो भी बैठने वाले तमाम युवा हैं, उन सभी को एक ही कहेंगे कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ें और लग जाएँ। जब बहाली आएगा तो बिल्कुल आपको समय नहीं दिया जाएगा, 1 महीना आपको फॉर्म भरने में दिया जाएगा, तो आप सावधानी से भरेंगे और दूसरी बात, उस समय में आप हौच-पौच की स्थिति में हो जाएँगे, तो आप जो ऑलरेडी 1 साल से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बस प्रैक्टिस करना है। बाद बाकी जो नए-नए जुटे हैं, जो नए-नए पढ़ने वाले हैं, वो अब भी समय है डेली 10 घंटा लग जाइए, किसी से भी पढ़ रहे हैं तो। टीका-टिप्पणी से बचें, घर में बंद हो जाएँ, यही आपको हम सलाह दे रहे हैं। चयन लेना है तो यानी सिलेक्शन। आज का क्लास से 11वाँ क्लास है, 5 दिनों के बाद हम ये क्लास ले रहे हैं। मैं फिर बता दूँ, मैं फिर दुखी हो जाता हूँ, मैं क्या बोलूँ? क्लास छूट जाता है, मैं नहीं ले पाता हूँ, लेकिन चलिए, ये क्लास आपका ये क्लास आपका ये क्लास आपका 11वाँ होगा, याद रहे, ये क्लास आपका 11वाँ होगा। ये क्लास आपका ये क्लास आपका 11वाँ क्लास होगा, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए होगा। कॉमन सेक्शन जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज़, जीएस का सेक्शन जो 1 टू 5 हो, छठी से 8वीं हो, 9वीं से 10वीं, 11वीं 12वीं हो। और जीएस सेक्शन में हम आज जो पढ़ा रहे हैं, ये आप जीएस सेक्शन में हम पढ़ा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। क्या पढ़ा रहे हैं दोस्त? आधुनिक भारत का इतिहास हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये क्लास से 11वाँ है। और इसके बाद हम साइंस का भी लेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से बने रहें और 25 मिनट हमें दे दीजिए, 25 मिनट अभी का हमें दे दीजिए। आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करें और ये आप पढ़े भी होंगे, बस आप सुनना है और मेरे साथ अगर बोल सकते हैं 2-3 बार तो बोल लीजिएगा। चलें, आगे बढ़े? चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का जो पहला सवाल है, ये लीजिएगा वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है। बचपन से पढ़े होंगे। यहाँ देखिए, एक कस्बा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, कब हुई थी? एग्ज़ाम में पूछता है। यहाँ दिया हुआ है 5 फरवरी को, कब दिया हुआ है? 5 फरवरी। कहीं-कहीं पे आपको 4 फरवरी भी लिखा हो सकता है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं 4 फरवरी को ऐसी घटना घटी। और कुछ बोलते हैं चूँकि 4 फरवरी की रात 12 बजे, तो 5 फरवरी। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, फिर बोलिएगा सर क्लिक किस पे करेंगे? अगर ऑप्शन में 4 फरवरी है, 5 नहीं दिख रहा है, तो 4 फरवरी पे मार देना। ऑप्शन में 4 नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 फरवरी 1922 को क्लिक कर देना। यानी चौरी-चौरी की घटना कब घटा? 5 फरवरी 1922 को घटा और ये कहाँ घटा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में जिला के अंतर्गत एक कस्बा, एक गाँव आता है चौरी चौरा। वहीं पे एक घटना घटी थी आज़ादी के लड़ाई के दौरान, यूँ कहें आज़ादी जब हम लोग लेना चाह रहे थे उस समय, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन के दौरान ये घटना घटी थी जिसमें 19 यूँ कहें 29 लगभग 29 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। कारण डीप है, डीप में नहीं जाएँगे, ये बस रिवीजन क्लास है, इतना ही जान लीजिए। चौरी चौरा की जो घटना हुई, कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 1922 1922 को हुई थी, गोरखपुर जिला में हुआ था। दूसरा सवाल लेते हैं, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से एक सवाल पूछेगा, इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप क्या बोलोगे? इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त, मैंने पिछले क्लास में बताया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई। ये भी सवाल पूछता है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई और दूसरा सवाल पूछता है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों करना पड़ा? इसको बंद क्यों करना पड़ा था? इसका जवाब दीजिए। असहयोग आंदोलन को बंद क्यों करना पड़ा? ये सवाल है। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों करना पड़ा? तो कहिएगा क्यों? ये जो कांड हुआ था चौरी चौरा वाला कांड, ये जो घटना घटी थी, घटना क्या थी भाई? इसमें क्योंकि गांधी जी उस समय 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग यानी अंग्रेजों सुन अंग्रेज, मैं आपका सहयोग नहीं करूँगा, असहयोग। तो इसी बीच में क्या होता है, जब सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे, तो पुलिसों ने लाठी चलाया, जिसके कारण लोगों में गुस्सा आ गया और लोगों ने क्या किया, जिंदा 29 पुलिसकर्मियों को जला दिया था। तो जिसके कारण गांधी का जो सपना था कि असहयोग करना, गांधी जी बोले शांति के साथ धरना प्रदर्शन करना है, लेकिन शांति पे जब लाठी चली, तो गुस्सा में तो लोग जानते ही हैं, तो घटना कर दिए, चौरी चौरा कांड हो गया। कांड होने के बाद गांधी जी को लगा नहीं, ये गलत हो रहा है, मैंने बोला था शांतिपूर्ण धरना करना है, असहयोग करना है, ये तो अशांति हो गया, जिसके कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। यह स्थगित कब हुआ? 5 फरवरी को घटना घटा, इसके 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922, ये भी सवाल पूछता है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया? तो 12 फरवरी 1922 को
क्यों किया गया? तो बोलिएगा चौरी चौरा घटना के बाद, इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। तो सवाल आपसे पूछेगा मेरे दोस्त, सवाल पूछेगा, थोड़ा कैमरा धुंधला होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि 5 दिन पे ये कैमरा खुला है, तो मेरा फेस आपको धुंधला दिखेगा। प्लीज़ आप मैनेज कीजिएगा, हमें सुनिएगा प्लीज़, प्लीज़। ठीक है? असहयोग आंदोलन क्या किया? क्या किया? ये स्थगित कर दिया। आगे चलिए, अगला सवाल लेते हैं, क्या बोलता है? अगला सवाल बोलता है, अगला सवाल क्या बोलता है इसको ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल बोलता है, सब याद करने वाला, समझने वाला, बस याद करते चलिए, बोलते चलिए। स्वराज पार्टी बोले या स्वराज दल की स्थापना कब हुआ? स्वराज दल की स्थापना कब हुआ? तो बोलिएगा अगला साल 1922 के बाद आता है 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में 2 व्यक्ति थे, 2 महान व्यक्ति, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास थे और दूसरा मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन दोनों ने मिलके 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना किए। और ये क्यों किए थे? तो ये इन्होंने इसलिए किया था, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण इसके बाद इन्होंने इस पार्टी का गठन किया। कौन सा पार्टी? स्वराज दल की स्थापना किए। कब किए? 1923 में किए। ऐसा क्यों किए? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद बहुत लोग गुस्सा भी हो गए, बहुत सारे नेता गुस्सा हो गए, गांधी जी से खफा हो गए, जिसमें चित्तरंजन दास थे और दूसरे महान व्यक्ति मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिलके स्वराज दल या यूं कहे स्वराज पार्टी की स्थापना किया। 2 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल बोलता है कि देश बंधु किसे कहा जाता है? तो आप कहिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। बोलिए ना, साइमन कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइमन कमीशन भारत कब आया था? अपने देश कब आया? तो बोलिएगा 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पे विचार हेतु के लिए 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को एक घटना घटती है, साइमन कमीशन। साइमन नाम था, एक कमीशन, एक योजना लेके भारत में आया। तो प्रश्न पूछता है कि साइमन भारत कब आया? बोलते हैं ना साइमन गो बैक, ये भी नारा लगा। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। क्यों आया था? तो प्रशासनिक सुधार पे विचार के लिए ये कहाँ आए थे? ये भाई साहब इंडिया आए थे। ठीक है? धुंधला है, मैं जान रहा हूँ, मेरा फोटो नहीं आ रहा होगा। बस आप बोर्ड पे देखिएगा और हमारी आवाज़ को सुन के आप रिपीटेशन बोर्ड में बैठ जाइएगा और बैठ के पढ़िएगा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। क्लास अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, अगला सवाल लेते हैं भाई साहब। अगला सवाल बोलता है लाला लाजपत राय, ये नाम बचपन से याद होगा, जिनको पंजाब केसरी भी कहते हैं। सवाल पूछ सकता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये पंजाब से भी आते हैं, कहिएगा लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बोलिए ना, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय, जिसको पंजाब केसरी बोलते थे, ये घायल कब हुए थे और क्यों हुए थे? तो 1928 में ही यह घायल हुए थे, जब साइमन कमीशन इंडिया आए थे 3 फरवरी 1928 को। तो इन्होंने विरोध करना चालू किया कि साइमन गो बैक, इन्होंने नारा लगाया था। तो 1928 में क्या हुआ? लाहौर में, क्या एक जगह है लाहौर में, साइमन कमीशन के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे। उसी में लाठीचार्ज हुआ, पुलिस के द्वारा इनको पीटा गया, इन पे लाठीचार्ज किया गया, जिसके कारण लाला लाजपत राय घायल हुए और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला सवाल लेते हैं, सेंट्रल असेंबली यूं कहें संसद, सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? किसने बम फेंका? सबको याद होगा, प्लीज इसको याद कर लीजिए। याद नहीं बल्कि इसको जुबान पे होना चाहिए। कहते हैं ना भगत सिंह अमर रहे। और इसी केस के कारण क्या हुआ, इनको फांसी की सजा भी दी गई थी। तो सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका गया था, 2 महान व्यक्ति, 2 शहीद, बटुकेश्वर दत्त और दूसरा भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929, डेट भी याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और शहीद भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली यूं कहे संसद में जाके, उस समय का जो सदन चलता था जब हमारा देश गुलाम था, देखिए इनकी हिम्मत, देखिए इनकी जज्बा को सलाम देखिए। और ये बम इसलिए नहीं फेंका था, इनका एक ही कहना था, मैंने बम इसलिए फेंका चूंकि अंग्रेज का कान बहरा हो गया है, इसीलिए भगत सिंह ने बम फेंका था और फेंकना भी चाहिए था। अच्छा हुआ, मैं इनके समर्थन में हूं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल बोलते हैं, अगला सवाल क्या बोलता है, इसको भी ध्यान देते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं भाई साहब। अगला सवाल बोलता है भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे और तीसरे महान सपूत राजगुरु। बोलिए मेरे साथ, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे। इन तीनों महान भाइयों को फांसी कब दी गई? फांसी कब दिया गया? वो दिन क्या होगा सोचिए ना। उन माता का स्थिति क्या होगी? हम भी किसी माँ के सपूत हैं, आप भी किसी माँ के सपूत होंगे, पुत्र या पुत्रियाँ होंगे। जब आपके साथ कुछ घटना घटती होगी तो कितना दुःख होता होगा। और उनके सपूत को देखिए फांसी की सज़ा दिया जा रहा है और तीनों ने हँसते-हँसते फांसी पर चढ़े। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को एक ही दिन कब फांसी दिया, इस डेट को याद रखिएगा। इस डेट को नमन भी करते हैं 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 ईस्वी को हमारे तीनों भाइयों को, हमारे शहीद भाइयों को लाहौर षड्यंत्र मामले में तीनों को फांसी दे दिया गया। तो नमन है, भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, राजगुरु अमर रहे। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया वो किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, जो हम आज बचपन से बोलते आते हैं? वो बोलते हैं बचपन से, किसने दिया? वो भगत सिंह, हमारे भाई शहीद भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जोश आ रहा है ना। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दांडी मार्च का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो बोलिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से दांडी तक का यात्रा गांधी ने सफर किया। ठीक है, गांधी ने कहां तक का? साबरमती से दांडी तक का यात्रा सफर किया, इसीलिए दांडी मार्च कहा गया। तो वही पूछा है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब किया? तो डेट याद रखिएगा, पूछता है 12 मार्च, मार्च का महीना था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930। धुंधला है, मैं जानता हूं कैमरा में मैं नहीं दिखता हूंगा, लेकिन हमारी आवाजें आपके कानों तक गूंजता होगा और शायद आप पढ़ भी गए होंगे। कौन-कौन पढ़ रहे हैं कमेंट कीजिएगा, सही तरीके से कौन-कौन पढ़ रहे हैं। जब भी पढ़ाते हैं उतना ही जोश के साथ आप पढ़िए, यही हम चाहते हैं। जिस दिन उठे उसी दिन सवेरा है, यही सोच के साथ आगे बढ़िए। ठीक है? चलिए, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक का यात्रा का सफर किया। ये लिखा है ना, गांधी जी ने किया। और क्यों किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ ये यात्रा शुरू किए थे। उनके अनुयायी थे, 78 व्यक्ति थे। सभी लोग चले साबरमती से एक यात्रा स्टार्ट किए कि नहीं, हम लोग खुद नमक बनाएँगे, अंग्रेजों का नमक हम नहीं खाएँगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, विनय करना है, अनुनय विनय, और आपका आज्ञा भी नहीं मानेंगे। अंग्रेजों को सविनय भी करना है, विनय भी करना है, उनका आज्ञा का पालन भी नहीं करना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ गांधी जी ने साबरमती से एक यात्रा शुरू किया और दांडी में जाके इन्होंने एक नमक बनाने का प्रयास किया। तो दांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930, जिस डेट को याद रखिएगा। अगला सवाल लीजिएगा, दांडी मार्च कब समाप्त हो गया? कब समाप्त हुआ? तो 12 मार्च को शुरुआत किए 1930 में, और अगले महीना 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने, यानी गांधी जी के द्वारा नमक कानून को भंग कर दिया गया। नमक कानून का भंग कर दिया मतलब, यानी गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा जो नमक पे जो टैक्स लगाते थे, नमक पे कानून लाए थे, टैक्स वसूलते थे, तो गांधी जी ने लोगों को बताया कि हम अपना नमक खुद से बनाएँगे। इसीलिए नमक कानून को भंग करना इसको बोलते हैं। तो गांधी जी के द्वारा नमक कानून भंग किया गया। कब? तो कहिएगा दांडी मार्च के माध्यम से। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से शुरू होता है, एक जगह है, और दांडी में जाके खत्म होता है। और समाप्ति कब होती है? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी मार्च खत्म और समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे नहीं लगता है अभी तक कोई दिक्कत हुआ होगा। नीचे कंप्यूटर है, इसीलिए नीचे देखते हैं। सामने टेबल तो है नहीं। और ये बताइए क्लास कैसा चल रहा है? जो भी क्लास लेते हैं आप रिवीजन कीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बना दिए। प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़िए साहब, पढ़िए। आपसे विनय है, अनुनय है, जब आपको नौकरी लग जाएगी, जब आपकी सफलताएँ हो जाएगी, जब आप सफल हो जाएँगे, देखिए ना, सबको नौकरी नहीं लग सकता, ये जान लीजिए। सब पढ़े वाला नहीं है, ठीक है? बहुत सारे बहुत अच्छे घर के आते हैं, अच्छे घर के भी पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं पढ़े वाला वो निम्नतम घर से भी नहीं पढ़ पाएँगे। सीट जितना भी आएगा, उस सीट का एक अधिकार आप है, 1 सीट को आपको लेना है। सीट बहुत आ गई है, जितना भी सीट आएगा पर्याप्त है।
बस आप सफल हो जाइए, तब आपका नाम भी चलेगा, नहीं तो कोई पूछे वाला नहीं है। माता-पिता छोड़ दीजिए, भाई तो और वैल्यू नहीं देगा और बहन तो और भी वैल्यू नहीं देगा। जिस भाई का नौकरी होता है तो बहन भी इज़्ज़त देती है और जिस बहन की नौकरी होती है वो भाई भी बहन को इज़्ज़त देता है। इस चीज़ को समझ जाइएगा। आपकी हालात क्या होगा ये आप भी समझते हो, मैं भी समझ रहा हूँ। उस दौर से गुज़रा हूँ, इसीलिए मुझे पता है। ठीक है? कल पढ़ लेंगे, कल आएगा लेकिन आज का पढ़ा हुआ कल नहीं आएगा। तो आज का आज ही पढ़ डालिए और कोई भी टीचर, कोई भी मास्टर खराब नहीं होता है। कोई बुक, कोई मास्टर आपको सफलता तक पहुँचा सकता है, सफल नहीं बना सकता है। सफलता में आपका सलाहकार बन सकता है। इतना ही आपको हम कहेंगे कि अपने बुद्धि से आप पढ़े-लिखे हैं, शिक्षित से ऊपर प्रशिक्षित हो गए हैं, आप बीएड-धारी हैं, डीएलएड किए हुए हैं, सीटेट पास है, एसटेट पास है, तो आपको कौन समझाएगा? आप समझे हुए हैं। अब मैं कोई व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये आप भूल जाइए, ये भ्रम छोड़ दीजिए आप। ये मेरा पैशन है, ये मेरी चाहत है, हमारा वीडियो जिला हो, 38 जिला के डीईओ हो, डीपीओ साहब हो, शिक्षा विभाग भी हमारा वीडियो देखता है और हम भी उनका सम्मान करते हैं और वो भी हमें सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। कौन क्या बोलता है, मुझे भी फ़र्क नहीं है। आपको जितना बोलना है, अच्छा या बुरा कमेंट है। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ क्योंकि आप भी टूटते होंगे। हमें कोई उल्टा बोलता होगा तो आपको दुःख होता होगा। लेकिन जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो हमें भी दुःख होता है कि एक सिलेक्शन आप ले लीजिए, इसी के साथ आप पढ़िए। चलिए, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अगला सवाल अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल मैं फिर बता दूँ ये क्लास किसकी है? आधुनिक भारत का इतिहास, छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं उसमें 8 नंबर का पूछेगा और जो 1 टू 5 वाले उनके लिए तो अब रामबाण है। ठीक है? हम जीएस का आधुनिक भारत का इतिहास ले गए और साइंस का अगला क्लास हम फिर लेंगे। ये क्लास 11वाँ है। ठीक है? चलिए इसको याद कीजिए। क्लास ये स तो आप मैनेज कीजिएगा बीच में एक महानुभाव आ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लास को लेते हैं, आप बेहतरीन क्लास आप यहाँ लीजिएगा। मैंने एक सवाल किया था कि हरिजन सेवक संघ, ये सवाल कुछ सवाल ऐसा भी है जिसको आपको याद नहीं करना है बल्कि सुनना है। क्या करना है? सुनना है, सुनते रहना है। ये सवाल क्या है? ये गांधी जी के द्वारा बनाया गया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई वेरी, वेरी इंपोर्टेंट समझ के बोलिएगा। ये सवाल आपको बहुत सारे लोग छूट छोड़ के आते होंगे। हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में गांधी जी ने किया था और उस समय इस पार्टी का जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो किनको बनाया? प्लीज़ मोबाइल में ना लें तो अच्छा होगा। इट विल बेटर फॉर मी। देखिए हमारे चाहने वाले हैं, यूँ कहें हम बताएँगे, हमारे साथ है। तो वो आए हैं, बैठ गए, जब बैठे हैं तो मेरा फ़ोटो लेने लगे। तो एक चीज़ और बताना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहेंगे साहब, कि ज़िंदगी में देखिए कभी-कभी आप किताब से दोस्ती करते हैं, किताब घर में रखते हैं। कभी मैं आपको स्टूडियो का टूर करवाऊँगा। किताब से दोस्ती करना अच्छी बात है, किताब को गले लगाना और अच्छी बात है, लेकिन किताब को पढ़ जाना, ये बेहतरीन बात होता है। तो आपसे यही कहेंगे किताब लीजिए, एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, 10 किताब से अच्छा है कि एक किताब को पढ़िए। लेकिन उसकी चाहत आपको जब बाथरूम भी जाते हो, तो उसकी खनक आपके कानों तक गूँजना चाहिए, जैसे हम आपको पढ़ाते होंगे, जब आप बाथरूम जाएँ, जब आप नहाने जाएँ, जब आप संडास में जाएँ, तो वो चीज़ कान में रिपिटेशन मोड में आना चाहिए। ये चीज़ है पढ़ाई। पढ़ाई कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है, हम आपको पढ़ा नहीं गए, बस आपको एक मोटिवेशन के साथ सलाह देते हैं। तो वही सामने आए हैं, तो फ़ोटो लेने लगे। बताइए क्या फ़ोटो भाई? ज़िंदगी में किसी के साथ फ़ोटो मत खिंचाना। अपना औकात अपना बनाना। नहीं तो आने वाला समय आपका बाप भी, आपका माँ भी आपका साथ छोड़ देगा और रिश्तेदार तो यूँ ही मुँह पे अच्छा बोलेंगे और पीठ पीछे बोलेगा, क्या बोलेगा? बाप का पैसा डुबा दिया रे। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। कोई मौसा, कोई मौसी, कोई फूफा, कोई फूफी, कोई नाना, कोई नानी, कोई काम नहीं आएगा। सब आपके अपने हैं। लेकिन जब आपकी नौकरी नहीं लगती है, तो सब आपके पराए हो जाएँगे। जब आपके ज़मीन, जब आपके पैंट यूँ कहें जब आपके पैंट के जेब में जब आपकी हालात गंभीर होगा ना, तो उस समय आपके कोई नहीं आएगा। ये आपको मेरे दिल में बिता हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं परिवार से टूट गया। मेरे परिवार में बहुत अच्छे हैं, हमारे मामा हैं, जेसीओ से रिटायर्ड हैं। अपना इतिहास बताऊँगा, लेकिन इतिहास बता के क्या? मैंने अपना इतिहास नहीं बना पाया। हमारे पिता ने जो गलती किया, उस गलती को अगर मैं दोहरा दूँ, तो ज़िंदगी मैं ऐसा नालायक बेटा कहलाऊँगा जब अपने पिता के सपनों को
रौंद दिया। नहीं, उस सपने को जीना है और सपने को सपने बना के उस सपने को नौकरी में तब्दील कर देना है। यही नौकरी तक का मुहिम था और इसी मुहिम के साथ आप पढ़िए। अच्छा लगा ना? जोश आया होगा। लेकिन जोश से कुछ नहीं होगा, होश में पढ़ो, सिलेक्शन ले लो। चलो अगला सवाल पे आते हैं। 1932 ईस्वी में, ठीक है सर? तो गांधी जी ने क्या किया? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इस समय अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला जी। तो आपके मन में बहुत सारा सवाल आएगा कि ये संघ क्या था? एक्चुअली क्या था? उस ज़माने में क्या था? एससी, एसटी जो अनुसूचित जाति होते हैं, जनजाति होते होते हैं, उनको कोई नहीं देखता था। तो गांधी जी ने उनको हरिजन कहा, यानी जन, यानी विष्णु का जन कहा। तो इस चीज़ का जो भी आप, मैं किसी जाति से नहीं, किसी न किसी जाति से हूँ, माँ के पेट से हूँ, तो सामाजिक परिदृश्य में जीना होगा। लेकिन एक शिक्षक का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। हम चाणक्य की भूमिका में हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और आपको भी कहेंगे जब आप शिक्षक बनते हैं, थोड़ा जोश में आ गए। जब आप शिक्षक बनते हैं, तो शिक्षक का एक अलग ही कद होता है। तो जब भी आप बच्चों को पढ़ाएँ, तो वहाँ पे ये नहीं लगना चाहिए कि आप किस जाति से आते हैं। उसमें घुल जाइए, सामने वाले आप पे हँसेगा। प्रिंसिपल आपको टॉर्चर करे, "ए इतना काहे घुलते हैं?" बोलने दीजिए। आप नौकरी भले कर रहे हैं, लेकिन आप एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए, जोश आया? अब भी सोए हुए हैं तो उठ के बैठ जाइए, अब पढ़िए। चलिए, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ? 1932 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया और उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे घनश्याम दास बिरला थे। अगला सवाल लेते हैं, गांधी जी और दूसरा देखिए, आप कैमरा का क्वालिटी भी साफ हो गया। क्यों? बातें जब ऐसी हो तो कैमरा भले निर्जीव है, उसको भी लगा नहीं, पृथ्वी सर का फेस जो है, पृथ्वी सर का जो फेस है, उसको साफ करना होगा। धन्यवाद है पीटीजेड कैमरा भोयके को कि अभी फिलहाल मेरा फोटो साफ हो गया, है ना? कहते हैं इरादे जब बुलंद हो ना साहब, तो सामने अगर धुंधला भी दिखे, तो उसके बाद धुंधला भी साफ हो जाता है। क्या सर जी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी के द्वारा संपादित संपादित समाचार पत्र कौन था? अरे गधो! हम लोग बताइए, आज तक समाचार पत्र मैंने नहीं किया। बहुत सारे लोग को लगता होगा नौकरी तक ये चैनल है, बहुत है, ये सब कुछ नहीं है। गांधी जी को देखो ना, कि उस ज़माने में गांधी जी का अपना खुद का समाचार पत्र था। जैसे आज दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, न्यूज़ नेशंस। गांधी जी का सोच और विज़न कितना आगे होगा, ये इस क्वेश्चन से देखिए। गांधी जी के द्वारा संपादित पब्लिशिंग समाचार पत्र कौन था? पहला नवजीवन, दूसरा हरिजन, तीसरा हम तमाम युवाओं के लिए यंग इंडिया। 1933 में, 1933 का साल था, एक साल में गांधी जी 3-3 समाचार पत्र का संपादन किए। कहता है गांधी जी बहुत बड़ा बाप का बेटा था। भाई साहब, बात तो सही है, लेकिन उस बाप को सोचिए, उस बाप का कितना नाम इन्होंने कर दिया कि मेरा बेटा विलायत से पढ़ के आया। हाँ, भले गांधी जी के बाबूजी टेंशन में होंगे। क्यों? इतना पढ़ लिख के आने के बाद साहब सोचिए ना, धोती में आ गए। बताइए बैरिस्ट्री करके अभी नौकरी तक सर, मान लीजिएगा एक धोती-वोती पहन लिए, है ना? और गंजी में चलने लगे। हमारे पिता को बुरा लगेगा, लेकिन हमारे पिता को ये नहीं पता है कि हमारा बेटा का सोच कहाँ जाता होगा। तो गांधी जी का भी उस समय में लोग नेगेटिव पैर खींचता होगा, आपका भी खींच रहा है। सफलताएँ एक दिन में नहीं लिखा जाएगा मेरे दोस्त। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन ठगने का काम मत करना, पढ़ लेना। पढ़ लेना साहब। पढ़ाई ऐसा चीज़ है, अगर नौकरी नहीं होगा तो पढ़ा लोगे और पढ़ा के जीविकोपार्जन कर लोगे। यही तुम्हारी सफलता होगी। लेकिन अगर उम्र है तो नौकरी ले लो। चलो, तो गांधी जी ने 1933 ईस्वी में कौन-कौन समाचार पत्र का संपादन किया? नवजीवन, बोलिए ना, नवजीवन, जीवन दे दिया। दूसरा हरिजन, तीसरा हम तमाम युवाओं के लिए यंग इंडिया, यंग यंग इंडिया। अगला सवाल लेते हैं। भारत में प्रथम समाचार पत्र जो इंडिया में है, प्रथम समाचार पत्र जो प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है? फादर कौन है उसका? तो कहिएगा जेम्स ऑगस्टन। जेम्स ऑगस्टन हिकी साहब, इन्हीं को देख के गांधी जी मोटिवेट हुए होंगे और गांधी जी को लगा जब एक अंग्रेज अधिकारी आके यहाँ पे समाचार पत्र का संपादन कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, जैसे मेरा एक सपना है, जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपका भी ख्वाब है कि सर का बुक होना चाहिए और आप सब तमाम युवा नौकरी तक का बुक ले लिए होंगे। ये मात्र 39 पेज का है। मैं जानता हूँ इसमें मेरा फ़ोटो नहीं लगा हुआ है, हम खान सर को भी देखते हैं, वो बड़े-बड़े टीचर हैं, लेकिन मेरा भी सपना है कि मेरा बुक हो, संपादन करे, पब्लिशिंग हाउस हो, लेकिन क्या करें?
वो सुविधाएं नहीं है, लेकिन आप लोग का प्यार रहा, आप लोग का आशीष रहा, आशीर्वचन रहा, तो तमाम युवाओं को मैं वादा करता हूं, और ऊपर वाले ने चाहा, कोई बात नहीं। ए, क्या कहें, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, आ गया बैठ गया, सर ये है, बताइए वाईफाई है, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा में नहीं दिखता है। चलिए, तो ये कौन कौन नोट्स ले लिए हैं, देखिए हम भूल गए थे आपको बताना। आप तमाम को यही कहेंगे कि ये जो नोट्स है आप प्ले स्टोर से, और जो लिए होंगे उनको पता है, प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा आप, नौकरी तक, NAUKARI, नौकरी तक जो आपका परिवार है, इसको डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। डाउनलोडिंग 10 के दिखाएगा, 10,000 डाउनलोडिंग है। प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग करके आप ये रामबाण बुक नौकरी तक का ले लीजिए। और हम फिर बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि सारा क्वेश्चन इसी बुक से आएगा, लेकिन इतना वादा अवश्य करते हैं कि 39 पेज का नोट्स पढ़ लोगे तो जीएस के सेक्शन में आपकी दीवानगी जो है वो दीवानगी आ जाएगी। बस आप वीडियो यूट्यूब पे देखते रहिए। ये नोट्स बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, मात्र 39 पेज का नोट्स है, 1 से लेके 12वीं तक वालों के लिए है। चलिए, वीडियो की क्वालिटी बेहतरीन आ गई है, अच्छी क्लास लग गई। और एक चीज और बता दें, इसके बाद अगला क्लास होगा, मैं साइंस का क्लास लूंगा। मैं जानता हूँ वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, मैं शर्मिंदा तो नहीं हूँ, लेकिन क्या कहें, दुख होता है। साइंस का अगला क्लास आएगा, क्लास 11वां। और एक चीज और बता दें, जो जीएस सेक्शन में हम आपका आधुनिक भारत का इतिहास लेगा, बस 2 क्लास में, टोटल 16 क्लास मैंने लिया है। इसको बस पढ़ लेना, और इसके बाद किसी टीचर का पढ़ना, तब लगेगा नौकरी तक ने जो वनडे दिया है 2020 वाला क्वेश्चन आएगा, तो यहीं से आएगा। इस चीज का हम वादा करते हैं। और फिर बोल दे, जो भी बहन है जो फेयर लवली लगाती है, उतना ही कीमत में दे रहे हैं। कितना दाम है, मात्र 96 रुपया में हम दे रहे हैं। और 96 रुपया में, देखिए हम इसलिए बोल देते हैं, 96 रुपया वहां नोट्स का दिखेगा, लेकिन जब आप बुकिंग कीजिएगा तो वहां पे 106 रुपया काट लेगा। पता है क्यों? ये 11 रुपया एप्लीकेशन का चार्ज है, ये हम नहीं ले गए, हम 96 रुपया लिए हैं। अब इतना जो बढ़ के आएगा, तो जो भी फालतू है वो कंपनी ले लेता है, तो 106 रुपया कोई ज्यादा नहीं है। और इसका पीडीएफ निकाल लीजिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा, और इसमें कहीं मेरा फोटो भी नहीं है, तो ऊपर में नौकरी तक लिख के अपना साइन उन मार के पढ़िएगा। ठीक है? ठीक है सर? चलिए, अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं भाई साहब, आगे चलते हैं। चलिए, चलिए भैया, ये सवाल लीजिए क्या बोलता है। ये सवाल बोलता है, खुदा, इसको याद कर लीजिएगा बोल के, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया? 1931, 1931 में। ये नहीं पूछेगा, पूछेगा खुदाई खिदमतगार या यूं कहे लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया? तो एक हमारे मुस्लिम साथी थे जिनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, जिनको, जिनका उपनाम, जिनको दूसरे नाम, जैसे यूं कहे, आप हमको कभी कभी कोई बोलता है ना, ए मुटका सर है, ये मेरा उपनाम हो गया। उपनाम, उपनाम का मतलब दूसरे नाम से। तो अब्दुल गफ्फार खान का खान, ये आधार कार्ड वाला नाम था, लेकिन इनको लोग प्यार से बोलते थे सीमांत गांधी, कुछ लोग बोलते थे फ्रंटियर गांधी। तो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्रंटियर गांधी किसको बोलते थे? तो महात्मा गांधी को नहीं, अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसको बोलते थे? तो अब्दुल गफ्फार खान को। और ये भी पूछ सकता है कि लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया? ऑप्शन में अब्दुल गफ्फार खान नहीं देगा, दे देगा आपको फ्रंटियर गांधी। इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको एक ही सवाल से कितने सारे सवाल बन सकते हैं, नजरिया आपका देखने का होना चाहिए। ठीक है? चलिए, अगला सवाल लेते हैं भाई साहब। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। पूना, पूना पैक्ट, यानी पूना एक जगह है, पूना में एक जगह पे वहां पैक्ट, समझौता, पैक्ट मतलब एक समझौता हुआ था, किन दो मतलब किन दो महानुभावों के बीच हुआ था। तो दो महान व्यक्ति थे, हमारे महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच यह पूना में एक जगह है, वहां पे पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट, यू कहे पूना समझौता, 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में दलित समाज के लिए, दलित के उत्थान के लिए एक समझौता हुआ। और भीमराव अंबेडकर साहब वाकई में, वैसे तो भारत के लिए काम किए हैं, लेकिन उन्होंने दलित समाज के लिए वाकई में काम किए हैं। मैं उनके डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये क्लास कभी मैं आऊंगा भीमराव अम्बेडकर पे भी। तो दलित वर्गों के लिए इन्होंने एक समझौता किया था, पूना पैक्ट, गांधी जी से। ठीक है? चलिए अगला। क्या सर, क्लास ठीक लग रहा है? चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। 1936 में,
1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसानों के लिए 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस किसान के लिए है। किसान कांग्रेस कहिए या किसान सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। यही वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा। क्योंकि ये किसान समाज से आते थे, तो इन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस ध्यान नहीं देगा। तो इन्होंने क्या किया, एक अखिल भारतीय किसान सभा या अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना किया। और स्थापना इन्होंने किया, तो उन्होंने ये प्रथम संस्थापक भी थे, अध्यक्ष भी, सब कुछ ये थे। तो सवाल पूछेगा। अगला सवाल, भूदान भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई, किसने किया? तो विनोबा भावे। आजकल गांव घर में देखते हैं ना कि भूदानी जमीन है, भूदानी, तो इन्हीं का देन है, विनोबा भावे। तो आपके घर में भी, आपके पास, माता पिता के पास, हमारे पास तो एक जमीन है भूदानी वाले, तो विनोबा भावे का देन था। विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोच्चमपल्ली से ये शुरुआत किए थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आज की क्लास बेहतरीन लगा होगा, मैं जानता हूं, इसलिए बेहतरीन लगा होगा क्योंकि आज गप मैंने बहुत दिया है। पढ़ाई कम भी हो, लेकिन गप अगर चलता रहे तो क्लासेस अच्छे होते हैं, है ना? चलिए, इसमें भी कोई ना कोई कमेंट में मिलेंगे, अरे फालतू है रे, ये मुटका ऐसे ही फालतू है, बिल्कुल फालतू वाले लोग, बिल्कुल फालतू। अरे कम से कम फालतू के साथ फालतू रहोगे तो फालतू तो बनोगे भाई। आजकल ये चलता है सुट्टा, पता है हमारे दोस्त लोग हैं बहुत सुट्टा मारते हैं, फालतू थोड़ी है, जीवन है, दिमाग कम से कम उसका रिलैक्स तो हुआ भाई। अब मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं तो कुछ तो दिमाग में घुसा होगा। कमेंट में भी लिखने वाले कमेंट करते हैं, जितना कमेंट कीजिएगा उतना हम वीडियो बनाएंगे। मेरा काम है वीडियो बनाना, आपका काम है कमेंट करना। इस चीज का ख्याल रखिए। ज्यादा नॉलेज है तो आप भी वीडियो बनाइए, वीडियो बना के तो देखिए साहब, पैंट गीली हो जाती है जब वहां बोलोगे ना, भले कैमरा में बोलोगे, आदमी नहीं है, लेकिन अजीब सा फीलिंग आएगा, लगेगा कि क्या हम बोल रहे, डर सा फीलिंग आएगा। और तमाम युवाओं से कहेंगे, वाकई में आपके पास नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, प्रशिक्षित हो गए आप, कोई काम नहीं है, कैमरा निकाल के वीडियो तो बनाओ यार, यूट्यूब है। जब वीडियो बनाओगे ना, तुमको अजीब लगेगा, लगेगा कि पहले कैमरा पे आओगे, बोलोगे क्या बोले नहीं बोले, अजीब अजीब अजीब। लेकिन वीडियो बनाना आसान नहीं साहब, बहुत मेहनत लगता है। कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत कमाते हैं, सर कुछ नहीं कमाते हैं। ज्यादा कमाते तो बहुत बड़ा 10 टीचर हम भी खटाते। अभी उतना पैसा नहीं है, यूट्यूब ज्यादा पैसा नहीं देता है, लेकिन फिर भी एक शौक है, पैशन है, और मोहब्बत जो आपसे हो गई है तो आप लोग को छोड़ नहीं सकते हैं। इस चीज का भी ख्याल रखिए। चलिए, बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया? तो हमारे सरदार पटेल साहब ने किया, और जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो पूछेगा बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928। इसका नेतृत्व किसने किया? कैप्टन कौन था? तो सरदार पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। एक सवाल फिर बनता है, भैया ये लौह पुरुष किसने उपाधि दिया, किसने कहा? तो गांधी बाबा ने कहा, और गांधी जी ने इनको लौह पुरुष कह दिया, किनको? सरदार भाई को। और पटेल साहब का नाम एक्चुअल में सरदार नहीं था, ये सरदार जो शब्द है, ये जो उपाधि दिया, उपनाम दिया, किसने दिया? तो इन्होंने बारदौली में एक सत्याग्रह चलाया था, तो वहां की जो महिलाएं थी, वहां की जो बारदौली की जो महिलाएं थी, इन्होंने ही पहली बार पटेल साहब को सरदार कहा, यानी इनको राजा की उपाधि दिया, और इन्होंने कहा महान व्यक्ति है, इन्होंने हमें साथ दिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल, इसको तो याद कर लेना। TRE 1, TRE 2, TRE 3, यूपीएससी बीपीएससी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज का मतलब समझते हैं? पहले जमाना में क्या होता था कि टेबल लगता था, जो अधिकारी बैठते थे, आज भी होता है, गोल गोल टेबल, बीच में डीएम बैठा, आगे एसडीएम बैठा, और गोलमेज सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? सीधा बात 1930 में, याद कर लीजिए, 1930 ईस्वी में 12 नवंबर को हुआ, लंदन में हुआ, लंदन में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। दूसरा लीजिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटनकर्ता कौन था? तो लंदन के राजा जॉर्ज पंचम साहब थे, और उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, इसकी अध्यक्षता किए थे। और राजा कौन था उस समय? ब्रिटेन का राजा पंचम, जॉर्ज पंचम थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ।
कब हुआ? 1930 में हुआ। किस डेट को हुआ? 12 नवंबर 1930 को। और वायसराय कौन थे उस समय? तो लॉर्ड इरविन साहब थे। ये भी याद रखिएगा, ऐसे सवाल पूछेगा। ठीक है? चलिए अगला सवाल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? अगला साल भैया। प्रत्येक साल एक सम्मेलन हो रहा था, एक मीटिंग था। तो 1930 में पहला, दूसरा हुआ 1931 में, वही लंदन में हुआ। उस समय के भी प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी रैमजे साहब थे। अब सवाल यहाँ पूछता है भैया गांधी बाबा के बारे में। ये लीजिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एकमात्र मात्र एक व्यक्ति कौन गया उस मीटिंग को अटेंड करने में? तो मात्र गांधी बाबा, महात्मा गांधी साहब, मात्र वो व्यक्ति थे जो कांग्रेस की तरफ से मात्र एक प्रतिनिधि शामिल हुए, वो थे महात्मा गांधी। अगला सवाल लीजिए, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, इरविन कौन था? भारत का वायसराय था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक मीटिंग हुआ, जैसे पूना पैक्ट हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में कब हुआ? 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद एक समझौता पे हस्ताक्षर हुआ, गांधी इरविन समझौता। और आज का अंतिम सवाल लेते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर तीसरा सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 1932 में हुआ। पहला कब हुआ? 1930, दूसरा 1931, तीसरा। और आपसे सवाल पूछेगा ऐसा कौन सा सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस का मात्र एक ही व्यक्ति शामिल हुआ? वो कहिएगा महात्मा गांधी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये सवाल भी आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और अगला क्लास क्लास 12वां होगा, वो नेक्स्ट लेंगे, लेकिन इसके बाद जो क्लास होगा वो साइंस का लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास हम एंड करते हैं। द एंड, ये क्लास लंबा हो गया हो। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, वंदन है कि आप इतने अंतिम समय तक आप टिके गए। देखिए साहब, आजकल इंस्टाग्राम का समय है, सब नहीं टिक सकता है। आप 10 मिनट बैठिए, हमें भी मन होता है कि इंस्टाग्राम चला ले, क्या आया ट्विटर चला ले, लेकिन वाकई में अगर आप टिके हैं तो कुछ ना कुछ फायदा हुआ। फायदा होगा तो कमेंट कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, शेयर मेरे लिए बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी आपके साथी, जो आपका कंपटीटर है, आप नेगेटिव ना सोच के उसको ये वीडियो भेजिए और इसी वीडियो को आप भी देखिए। इसके बाद रे दोस्त सवाल पूछिए, उसको कहिए पढ़िए, आप भी यहाँ पढ़ लीजिए। इसके बाद फ़ोन करके सवाल वाद-विवाद कीजिए, तब देखिए सवाल कैसे याद होता है। और जीके जीएस याद करने का चीज़ है ही नहीं, इसको सुनने का है, बोलने का है, बचपन के दिनों को याद करने का समय है। खूब बोलिए, पागल की तरह बोलिए, बोल-बोल के सनका दीजिए। यही है जीके जीएस। और करंट अफेयर एग्जाम में जीके जीएस क्यों पूछता है? इतिहास को ही क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आपका ये देखना चाहता है कि आपका जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, कितना तेज है, कितना शार्प है। आप पुरानी चीज़ों को याद तो कर पाते हैं कि नहीं? इसीलिए एग्जाम में पूछता है। ठीक है? तो चले, विदा लेते हैं, मुस्कुराते हुए। फिर मिलेंगे चलते-चलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।